वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 27 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सोलर एक्लिप्स के बारे में है। हाल फिलहाल में इंडिया में और दुनिया के कई सारे अन्य प्लेसेस पर भी पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखा गया है। यहाँ पे विटनेस की स्पेलिंग में थोड़ा एरर है। फर्दर जो एक्लिप्स है इसमें होता क्या है, अगर हम स्पेसिफिकली सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, अर्थ के चारों ओर जो मून है वो ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है। सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर अर्थ है और यहाँ पर मून चक्कर लगा रहा है तो सन के कभी न कभी तो ये सामने आएगा, जहाँ पर ये रोशनी को ब्लॉक कर देगा और इसकी वजह से जो रोशनी है वो अर्थ तक नहीं आ पाएगी। ऐसी स्थिति को ही सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। मतलब स्थिति क्या बनती है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, जिसकी वजह से जो सन की रेज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द मून, वो अर्थ पे आ नहीं पाती। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो छिप गया है, गायब हो गया है, और इसी स्थिति को एक्लिप्स कहा जाता है। ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, आपको पता भी होगा। ये एक्लिप्स फंडामेंटली 3 तरीके के होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है टोटल सोलर एक्लिप्स। नाम में एकदम क्लियर है, मतलब जो टोटल लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसा तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक डायरेक्ट लाइन में आ जाते हैं और उसकी वजह से जो मून है वो पूरी तरीके से जो इंटेंस ब्राइट लाइट है सन की उसको ब्लॉक कर देता है। फर्दर बहुत ही फेंट सोलर कोरोना हमें देखने को मिलता है और इसे टोटलिटी कहा जाता है। लगभग टोटल जो लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। आप इसे इस इमेज में देख सकते हो, बिल्कुल हल्का सा कोरोना दिखता है, बाकी सब ब्लॉक हो जाता है। तो इसे ही हम बेसिकली टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। दूसरा है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ये तब होता है जब सन, मून और अर्थ पूरी तरीके से लाइंड अप नहीं हो पाते हैं, तो जो शेडो होती है मून की वो अर्थ के थोड़े से हिस्से पे पड़ती है और सन की थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक करती है। तो ऐसी स्थिति को हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इस स्थिति को आप यहाँ पे समझ सकते हो इस इमेज में, जहाँ पर कुछ हिस्सा जो सूर्य का है वो हमें दिखाई पड़ता है, कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। जो तीसरा टाइप है दैट इज ऑफ एनुलर सोलर एक्लिप्स। ऐसा तब होता है जब मून अर्थ से काफ़ी दूरी पर हो। हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है, तो देयर विल बी अ कंडीशन जब वो अर्थ से काफ़ी दूरी पर होगा। ऐसी स्थिति में जब वो सनलाइट को ब्लॉक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरी लाइट ब्लॉक नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस, और इसके चारों ओर हमें जो सन की लाइट है उसका एक बहुत बड़ा जो एक इन्फ्लुएंस है या इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। इस टाइप का जो एक्लिप्स होता है वो सनलाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता और जो चांद है वो बेसिकली एक डार्क डिस्क की तरह दिखता है, जिसके ऊपर सन की लाइट चारों ओर से हमें दिख रही होती है और ऐसा लगता है जैसे कि चांद के चारों ओर ब्राइट लाइट की फायर हो या आग हो, एंड दैट इज द रीजन कि इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। आप इसे इस इमेज में देख सकते हो। चूंकि लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होती तो सनलाइट इसके चारों ओर दिखती रहती है और जो चांद है वो एक ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में दिखता है, तो इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए सोलर एक्लिप्स के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भूता कोला के बारे में है। हाल फिलहाल में एक बहुत ही बढ़िया से कन्नड़ मूवी रिलीज हुई है, नाम है कंटारा, जिसके बाद भूता कोला इसी रेफरेंस में कंट्रोवर्सी में आ गया बिकॉज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बोला कि भूता कोला की जो प्रैक्टिस है इसका ओरिजिन हिंदुइज्म में है। ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जहां पर लोकल स्पिरिट और डेटीज को वर्शिप किया जाता है वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा। इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका ये कहना है कि भूता कोला की जो प्रैक्टिस है वो हिंदुइज्म से बिलोंग नहीं करती, रेदर ये प्योरली इंडिजीनियस है, ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है, ट्राइबल कल्चर का ही फंडामेंटली ये हिस्सा है। तो इसीलिए इस पर एक कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई है। जो भूता कोला है वो एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग होते हैं वो लोकल स्पिरिट या डेटीज को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसी स्थिति भी आती है जहां पर एक व्यक्ति टेम्पररी खुद ही गॉड बन जाता है। सीधे सीधे कहूं तो ऐसा माना जाता है कि जो गॉड है या जो स्पिरिट है वो उस व्यक्ति के अंदर आ गई हैं और उसके बाद वो उस स्पिरिट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोग उस व्यक्ति से डरते भी हैं और उनको रेस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो डेटी हैं या स्पिरिट हैं वो उनके ऊपर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में लोग उनसे सवाल पूछते हैं, अपने डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखते हैं, ये मानकर कि ये प्रॉब्लम्स वो गॉड के सामने रख रहे हैं और उनसे आंसर्स मांगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके आंसर्स देते भी हैं। फर्दर
यहाँ पर कई सारे भूताज होते हैं जिनको वर्शिप किया जाता है, जो अलग अलग जो तुलु स्पीकिंग बेल्ट हैं वहाँ पर पूजे जाते हैं, जैसे कि दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यूजुअली जो लोकल कम्युनिटीज रूरल एरियाज की हैं वो भूता कोला को परफॉर्म किया करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के बारे में है, जिसे आप शॉर्ट में SSD कह सकते हो। ये चंदन की लकड़ियों में होने वाली एक बीमारी है, या चंदन के पेड़ों में होने वाली एक बीमारी है, जिसकी वजह से जो चंदन के पेड़ हैं वो पूरी तरीके से नुकसान फेस करते हैं और उनकी संख्या लगातार गिरती चली जाती है। अभी तक तो ये जंगल में नेचुरल जो ट्रीज थे उन्हीं को प्रभावित कर रहे थे, बट हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल के आई है कि ये प्राइवेट फील्ड्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जहां पर सैंडलवुड का कल्टीवेशन प्राइवेटली किया जा रहा है कमर्शियल बेसिस पे। उन पेड़ों में भी ये बीमारियां लग रही हैं, जिससे कि वो पेड़ पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये क्यों होता है? ये फाइटोप्लाज्मा नाम के एक बैक्टीरियल पैरासाइट से होता है, जो प्लांट के टिश्यूज को अफेक्ट करता है। ये जो फाइटोप्लाज्मा है ये इंसेक्ट्स के जरिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। जो डिसीज है इसे फॉर द फर्स्ट टाइम 1899 में कोडागु डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किया गया। यही कारण है कि इसकी वजह से चंदन के पेड़ों की संख्या बहुत तेजी से कम हो गई और IUCN ने इन पेड़ों को वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया 1998 में, ताकि इन पेड़ों को बचाया जा सके। चंदन की लकड़ी काफी सिग्निफिकेंट है इंडियन कल्चर में और इंडियन मेडिसिन में भी। प्रेजेंटली इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ये चंदन के पेड़ों को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। इलाज सिर्फ एक है कि जिन पेड़ों को SSD हुआ है उन पेड़ों को काट दिया जाए। इन्फेक्टेड ट्रीज को अगर हम हटा दें तो ये बाकी पेड़ों तक बीमारी को नहीं पहुंचाएंगे। लगभग हर साल इस बीमारी से सैंडलवुड के पेड़ों की 1 से 5% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। SSD एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से इंडिया में जो सैंडलवुड प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आई है। अगर हम इंडियन सैंडलवुड की बात करें, जिसे संतालुम एल्बम भी कहा जाता है, इसे कई बार इंडियन सैंडलवुड बोलते हैं। ये एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है जो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाया जाता है। ये पेड़ जो होते हैं ये बहुत बड़े नहीं होते, 20 मीटर तक की इनकी हाइट होती है और इनकी लकड़ियां इन जनरल लाल रंग की होती हैं या हल्के लाल रंग की होती हैं। इनकी जो बाक है यानी कि छाल है वो डार्क ब्राउन, रेडिश या डार्क ग्रे होती है। चूंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, तो जो S एल्बम है यानी कि संतालुम एल्बम, इसे मोस्ट ऑफ द टाइम इसके टिम्बर के लिए हार्वेस्ट किया जाता है, इनकी लकड़ियों के लिए। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। जो मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं चंदन की लकड़ी के लिए, those are आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। अभी तो खैर इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है और ये साउथ इंडिया के कुछ रीजन्स में ही उगाए जा रहे हैं। भारत में इन्हें चंदन या फिर श्रीगंधा के नाम से भी पुकारा जाता है। जो सैंडलवुड है इसका इंडियन ट्रेडिशन में काफी सिग्निफिकेंट प्लेस है, फ्रॉम क्रेडल टू द क्रिमेशन। एक व्यक्ति का जो जन्म होता है और जब उस व्यक्ति का अंत होता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होता रहता है। एक सैंडलवुड हार्टवुड होता है जो काफी क्लोज ग्रीन्ड होता है, मतलब उसके जो ग्रीन्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। उसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है और कार्विंग में भी किया जाता है। हार्टवुड और उसके रूट्स यानी कि जो उसकी जड़ें होती हैं उससे सैंडल ऑयल यानी कि चंदन का तेल निकाला जाता है। चंदन का तेल बहुत खुशबूदार होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स में किया जाता है। इंसेंस, कॉस्मेटिक्स, सोप्स और मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इनके बाक यानी कि छाल होती है उसमें टेनिन मिलता है जो एक प्रकार का डाई होता है, कलर होता है। जो सैंडलवुड है उसमें जो हमें सैंडलवुड ऑयल मिलता है ये एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज के साथ इस्तेमाल में लिया जाता है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि ये स्किन को क्लीन करता है, जो पोर्स होते हैं उनको टाइटन कर देता है और जो ऑयली नेचर होता है स्किन का उसको भी खत्म कर देता है। तो ये कई सारे फायदे हैं सैंडलवुड के एंड दैट इज द रीजन कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम चंदन की लकड़ी के बारे में इतना विस्तार से क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये सब UPSC पूछती है? क्या किसी पेड़ के बारे में पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल पूछती है। UPSC ने 2016 में ऐसा एक प्रश्न पूछा था जो रेड सैंडर्स के ऊपर था। चंदन की लकड़ी इन जनरल सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, हालांकि रेड सैंडर्स में खुशबू नहीं होती, बट फिर भी ये बहुत ही रेयर प्रजाति है चंदन की लकड़ी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पेड़ों की संख्या कम है बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि रेड सैंडर्स कई बार न्यूज़ में देखे जाते हैं। दो स्टेटमेंट है, पहला ये ट्री स्पीसीज है जो साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, और दूसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्री है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के लिए साउथ इंडिया का।
आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है, और इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पास्ट में भी पूछे जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुकापैका रिवर के बारे में है। सुकापैका रिवर जो एक छोटी सी नदी है जो लगभग आज से 70 साल पहले सूख गई उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में, अब उसे एक बार फिर से रिजुविनेट करने की बात की जा रही है। चलो इसको फिर से तैयार करते हैं ताकि इसमें पानी बह सके। सुकापैका रिवर जो माइटी महानदी रिवर है उड़ीसा की, उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो क्या है? ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक नदी यहां से फ्लो कर रही है और इसमें कोई एक दूसरी नदी आकर मिल जाए और अपना पानी डिस्चार्ज कर दे, दैट इज ट्रिब्यूटरी। लेकिन एक नदी बह रही है और इसमें से ही इसकी एक शाखा यहां से निकल जाए, और ये नदी तो अपना आगे बढ़ रही है, ये कुछ दूरी तक फ्लो करे और वापस से आके इसी नदी में मिल जाए, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो सुकापैका रिवर है ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, जो ब्रांचेस हैं महानदी की, ये जो ब्रांच है सुकापैका रिवर की, ये आयतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है कटक, आयतपुर विलेज जो है कटक डिस्ट्रिक्ट का, वहां से अलग होती है। लगभग 40 किलोमीटर तक ये पहले बहा करती थी और फिर तारापुर में आके महानदी को रिज्वाइन कर लिया करती थी। सुकापैका रिवर एक समय में काफी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हुआ करता था महानदी का, जो फ्लड को कंट्रोल करता था और रिवर के फ्लो को भी मेंटेन करता था, बे ऑफ बंगाल तक मदद करता था उस फ्लो में। बट अभी तो खैर ये सूख चुका है। महानदी रिवर की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी और कृष्णा के बाद, और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। इसका कैचमेंट एरिया आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में फैला हुआ मिलेगा। इसका बेसिन सेंट्रल इंडिया की जो हिल्स हैं उनसे सेंट्रल इंडिया में ब्लॉक होता है। जो ईस्टर्न घाट है वहां पर इसके साउथ के हिस्से को ब्लॉक करता है, मतलब जो इसका कैचमेंट एरिया है, और वेस्ट में मैकाल रेंज तक इसका कैचमेंट एरिया फैला हुआ है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर? जो धामतारी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां पर सिहावा के नजदीक में ये नदी ओरिजिनेट होती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, मांद और इब। राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट वर्ड हैं ओंग, टेल और जोंक। ये तीन हैं जो राइट साइड से आकर इसको ज्वाइन करती हैं। महानदी के ऊपर कई सारे डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स भी हैं। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर ही है और ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। इसके अलावा रविशंकर सागर, दुधवा रिजर्वायर, सोंदूर रिजर्वायर, हसदेव बांगो और तंडोला, ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो महानदी के ऊपर ही हैं। तो क्या ये नदी वगैरह पे क्वेश्चन पूछती है क्या यूपीएससी? बिल्कुल पूछती है। देखिए 2014 में ये प्रश्न आया था। 3 नदियों के नाम हैं, बराक, लोहित और सुबनसिरी, और पूछा गया है इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। सही जवाब वैसे बी यानी कि 2 और 3 है, लोहित और सुबनसिरी। तो इस प्रकार के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो नदियां वगैरह न्यूज में है तो जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 के बारे में है। इसरो ने एक्चुअली में हाल ही में अपने हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3 M2 का इस्तेमाल किया, जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से एक लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट्स किसके थे? ये सैटेलाइट्स वनवेब कंपनी के हैं। वनवेब कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया की, जो भारतीय इंटरप्राइज है, और यूके गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट वेंचर है वनवेब। वनवेब वैसे लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, तो आप लंदन बेस्ड कंपनीज को बोल सकते हो। तो उनके 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में इसरो की एक कमर्शियल विंग है जिसका नाम NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगर आपको अपनी सैटेलाइट इसरो से लॉन्च करवानी है तो इसरो लॉन्च नहीं करेगा, आपको बात करना होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, जो ये सारे काम करता है। तो कमर्शियल अरेंजमेंट हुआ था NSIL और MS नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड यानी कि वनवेब लिमिटेड के साथ, जो यूके बेस्ड कंपनी है, कि आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। तो इसरो ने बोला कि ठीक है, हम लॉन्च करवा देंगे LVM-3 M2 से। अच्छा, LVM-3 M2 का नाम आपने मे बी अभी तक सुना ना हो, आपने हो सकता है LVM-3 M2 का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने GSLV Mark 3 का नाम जरूर सुना होगा। एक्चुअली में ये GSLV Mark 3 ही है, उसी का नाम हमने बदल दिया है और इसका नाम LVM-3 M2 रख दिया है। पहले वनवेब की बात कर लेते हैं। वनवेब का ये 14th लॉन्च है। एक्चुअली उन्होंने प्लान ये किया है कि वो 648 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, और अभी जो इन्होंने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करवाई हैं LVM-3 M2 से, उसके बाद इनके सैटेलाइट्स जो टोटल लॉन्च हो चुके हैं वो 462 लॉन्च हो चुके हैं। इस लिहाज से इनको जितने सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं उसका 70% इन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब भला ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये 648 लो अर्थ सैटेलाइट्स पूरे अर्थ के चारों ओर लॉन्च कर देंगे लो अर्थ ऑर्बिट में,
उसके बाद इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा पूरी दुनिया में हाई स्पीड और लो लेटेंसी कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। तो OneWeb आने वाले समय में बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवाएगा बाय दीज सैटेलाइट्स। उसी की तैयारी चल रही है। 43.5 मीटर LVM M3 जो है ये 644 टन का एक रॉकेट है जिसने 36 सैटेलाइट्स को, जिनका वेट लगभग 5796 kg रहा, नियरली 5.7 टन, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। LVM-3 M2 की बात करते हैं तो ये वही है GSLV Mark 3। इसका नाम हमने बदल दिया बेसिकली ये दिखाने के लिए कि ये अलग अलग ऑर्बिट में जाकर सैटेलाइट्स को प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। जो लॉन्च व्हीकल Mark 3 है ये एक डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट है। अगर किसी को अपना सैटेलाइट या जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह हैं वो लॉन्च करवाना है तो ये डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशंस के लिए है तो ये रॉकेट। और ये है किसका? ये NSIL का है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। कुल मिला के कमर्शियल विंग है इसरो की। तो जो LVM-3 रॉकेट है इसे ही पहले GSLV MK3 कहा जाता था। इसकी कैपेसिटी 8 टन तक की है। ये 8 टन तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में जाके प्लेस कर सकते हैं, यानी कि 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक अर्थ के। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड स्टेज हैं, 1 लिक्विड स्टेज है। PSLV से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ये बहुत भारी होता है जो LVM-3 है, M2 है। PSLV तो बहुत हल्का होता है बट इसकी पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी भी कम होती है। ये 1.4 से 1.75 टन तक पेलोड ही लेकर जा सकता है, जबकि आप अगर LVM-3 M2 को देखो तो ये 8 टन तक का जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। आइए रिवीजन करते हैं। सोलर एक्लिप्स ये तब होता है जब अर्थ खुद को पोजीशन कर ले सन और मून के बीच में। शुद्ध रूप से गलत है, यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो ये तो गलत हो गया। भूताकोला ये एक प्रकार का हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, शुद्ध रूप से गलत है। ये एक ट्राइबल परफॉर्मेंस है जो कि हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी में रहा है। इंडियन सैंडलवुड IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, बिल्कुल सही बात है। महानदी रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक रेंज से राइज होती है, ये भी पूरी तरीके से गलत है, शुद्ध रूप से गलत है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो धमतारी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसके नज़दीक में जो सिहावा है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। LVM-3 M2 की बात करते हैं तो 8 टन तक का ये पेलोड कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।